उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, लारनसपुर पाकिस्तान का एक छोटा सा ब्रांड था। मुल्क की एक बड़ी बिजनेस फैमिली ने 1950 में अटक के करीब वूलन कपड़े की मिल लगाई। दुनिया में गर्म कपड़े की डिमांड थी। ये लोग मैदान में आए और 4 बरसों में वूल के मैदान में छा गए। ये लोग 5-5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सारी ऊन उठा लेते थे। बहरी जहाजों में ऊन आती थी, कपड़ा बनता था और फिर दुनिया भर की मार्केटों में हाथों हाथ बिक जाता था। मिल साल में 16 लाख मीटर गर्म कपड़ा बनाती थी। यह सारा कपड़ा बाहर चला जाता था। मदर केयर जैसे ब्रांड अपने सारे वूलन ड्रेस लारनसपुर से बनाते थे। सेठ नेक लोग थे। ये वर्करों का बेतहाशा ख्याल रखते थे। मिल में 1200 मुलाजमीन थे। इनके अहले खाना मिलाकर यह तादाद 5000 हो जाती थी। मालिकान इन 5000 लोगों को 75 पैसे में रोजाना नाश्ता, लंच, डिनर और शाम की चाय देते थे। किसी घर में खाना नहीं पकता था। मुलाजमीन और उनके खानदान मिल से खाना खाते और घर भी ले जाते थे। रमजान में तमाम मुलाजमीन को इफ्तारी दी जाती थी और हर ईद पर हर वर्कर को 20 मीटर कपड़ा मिलता था। मुलाजमीन कॉलोनी में रहते थे और उनके यूटिलिटी बिल्स, मेडिकल और तालीम सब कंपनी की जिम्मेदारी होती थी। लारनसपुर की क्रेडिबिलिटी का यह आलम था कि इनका कोई वर्कर दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाता तो उसे वहां शहरियत और नौकरी मिल जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? वही हुआ जो पाकिस्तान के तमाम निजी और सरकारी इदारों के साथ हुआ। यह ब्रांड तेजी से बैठ गया और यह अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन इसके बावजूद यह हकीकत आज भी मौजूद है कि सिफारतकार जाते हुए लारनसपुर का कपड़ा जरूर खरीद कर ले जाते हैं। ये अपने मुंह से कहते हैं कि ये कपड़ा दुनिया के तमाम अच्छे ब्रांड से बेहतर है। ये एक छोटी सी मिसाल है। हमारे मुल्क की तारीख ऐसी सैकड़ों मिसालों से भरी हुई है। वजीर तवानाई उमर अयूब के दादा अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 बड़े सनती और तिजारती खानदान थे। वर्कर्स बरतानिया, यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तान आते थे और इन इदारों में काम करते थे। 1960 की दहाई में सिफारतकार शर्त लगाते थे 1980 तक लंदन आगे होगा, न्यूयॉर्क या फिर कराची। लेकिन फिर 1980 आया और दुनिया ने कराची को उजड़ते और बर्बाद होते भी देखा और उन 22 खानदानों को 1970 की दहाई में दर बदर फिरते और भटकते भी देखा। ये तमाम खानदान आज माजी में दफन हो चुके हैं और कब्रों से इनकी आवाजें तक बाहर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुल्क चलाने वालों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। 1965 में एस्टैब्लिशमेंट और बंगाली सियासतदानों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और फिर जंग के ये शोले रुके और बुझे नहीं। बंगाली सियासतदान हुकूमत से आखिर क्या मांग रहे थे? वो सूबों को उनकी आबादी के लिहाज से हक देने का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट और बंगाली सियासतदान आमने सामने आए और नतीजे में हमने आधा मुल्क खो दिया। हम इस नुकसान से बच सकते थे अगर जनरल याहिया खान अवाम के मैंडेट को मान लेते। वो अवामी मुस्लिम लीग को हुकूमत बनाने की इजाजत दे देते। मगर हमने मुल्क आधा कर लिया लेकिन बंगाली मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। जुल्फिकार अली भुट्टो सियासी और मुआशी गलतियों के बावजूद एक बैनुल अक़वामी लीडर थे। उन पर आज तक धेले की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। लेकिन अनाने इक्तदार संभालते ही उनकी भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हो गई। जनरल गुल हसन और एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम खान नौकरियों से फारिग हो गए। भुट्टो साहब ने उसके बाद चुनकर जूनियर और ताबेदार जनरल को आर्मी चीफ बना दिया और उस आर्मी चीफ ने बाद अज़ां भुट्टो को सांस लेने नहीं दिया। कौम के वो 7 साल भी बर्बाद हो गए। मुल्क मुजाहरों, हड़तालों, लॉकडाउन, लाठीचार्ज, आंसू गैस और मुक्या 13 शोभ भुट्टो के नारों में गोते खाता रहा। इन गोतों के आखिर में मार्शल लॉ लग गया और जनरल जियाउल हक यूनिफॉर्म में सदर बन गए। जनरल जियाउल हक के 10 साल भी भुट्टो की फांसी, गैर जमाती इलेक्शंस, रिफरेंडम, मोहम्मद खान जुनेजो को लाने और फिर निकालने, बेनजीर भुट्टो को रोकने और नई सियासी पनीरी लगाने में जाया हो गए। रही सही कसर अफगान वार और अफगान मुहाजिरीन ने पूरी कर दी। मुल्क क्लाशनकोव, हीरोइन और करप्शन जैसी लानतों का शिकार हो गया। जानबूझकर अनपढ़, रस्सागीर, मंशियात फरोश और कब्जा माफिया को सामने लाया गया। कराची में MQM पैदा की गई और पंजाब में नई मुस्लिम लीग तैयार की गई। ये दौर भी हड़तालों, लड़ाई, मार कुटाई और मुकदमेबाजियों में जाया हो गया। जनरल जियाउल हक के बाद जनरल असलम बेग को बेनजीर भुट्टो पसंद नहीं थी। चुनांचे IJI बनी और पार्लियामेंट लोटा साजी की फैक्ट्री बन गई।
जनरल हमीद गुल ने मियां नवाज शरीफ के सर पर हाथ रख दिया। ये 1990 में वजीर आजम बने और चंद माह में इनका जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से फड्डा हो गया। ये लड़ाई सदर और वजीर आजम के इस्तीफों पर खत्म हुई। बेनजीर भुट्टो दूसरी बार वापस आई और स्टैब्लिशमेंट ने सदर फारूक अहमद लगारी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ भी सदर से मिल गए और यूं ये 2.5 साल भी जाया हो गए। मियां नवाज शरीफ 1997 में वापस आए, मुल्क टेक ऑफ करने लगा, लेकिन फिर नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफा ले लिया और ऐसे जनरल को आर्मी चीफ बना दिया जिसके बारे में उनका ख्याल था कि इसका कोई जमीनी हल्का नहीं। लेकिन ये बाद अज़ां जनरल परवेज मुशर्रफ से भी लड़ पड़े। ये लड़ाई मुल्क को कारगिल तक ले गई। नवाज शरीफ फारिग हो गए और जनरल मुशर्रफ का दौर शुरू हुआ और ये दौर भी मुकदमों नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को इक्तिदार से बाहर रखने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पैदाइश और मसनूई हुकूमतों की परवरिश में जाया हो गया। स्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों ने यह दौर भी लड़ लड़कर गुजार दिया। मुकदमे बनते और पार्लियामेंट में ओए ओए होती रही। ये अहद भी आखिर में एनआरओ और बेनजीर भुट्टो की शहादत पर खत्म हुआ। उस दौर में स्टैब्लिशमेंट और अदलिया भी एक दूसरे से टकरा गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो यह हुकूमत भी स्टैब्लिशमेंट के साथ उलझती रही। मेमोगेट स्कैंडल तक आ गया और जनरल अशफाक परवेज कियानी की एक्सटेंशन भी हो गई। हमने वो 5 साल भी जाया कर दिए। नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने तो बाकी की कहानी आप सबके सामने है। लंदन प्लान क्या था? मौलाना ताहिरुल कादरी को कौन पाकिस्तान लेकर आया? धरने की इजाजत किसने दी? और इन 5 बरसों में क्या क्या होता रहा? ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान वजीर आजम बन गए और इस वक्त भी मुल्क में खौफनाक सियासी लड़ाई चल रही है। नाज़रीन ग्रामी, हम पाकिस्तानियों ने पिछले 6 बरसों में भी धरनों, हड़तालों, लॉकडाउन और सिविल नाफरमानी के सिवा कुछ नहीं देखा। ये है हम और ये है हमारा मुल्क। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसमें 60 साल से एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों के दरमियान जंग चल रही हो और उस मुल्क ने तरक्की भी कर ली हो और ये सलामत भी रह गया हो? और दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें 60 साल से तरक्की का पहिया रुका हुआ हो और ये मुआशी लिहाज से मजबूत रह गया हो? ये लड़ाई कहां तक और कब तक जारी रहेगी? हम काम कब शुरू करेंगे? हमने 60 की दहाई में मुल्क में सिर्फ 10 साल अमन कायम किया था, मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली माहौल दिया था और यूनियन बाजी और हड़तालों पर पाबंदी लगाए रखी थी। आप देख लीजिए मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। मलेशिया गंदी बहरी चट्टानों और कीचड़ के सिवा कुछ नहीं था। सिंगापुर ने अपनी पोर्ट तक पाकिस्तान से बनवाई। कोरिया और ताइवान का नाम तक नहीं होता था और तुर्की में 2000 तक बास्फोरस कराची के समंदर की तरह इस्तांबुल का गटर होता था। लोग शाम को गलियों में नहीं निकलते थे। तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद आए, स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए और मलेशिया और तुर्की कहां से कहां पहुंच गए। ये दोनों मुल्क आज दोबारा कसाद बाजारी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि दोनों मुल्कों में स्टैब्लिशमेंट और सियासतदान एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हो चुके हैं। ताइवान, कोरिया और सिंगापुर ने भी अंदरूनी इत्तेफाक से तरक्की की, जबकि हम 60 बरसों से आपस में लड़ रहे हैं। चुनांचे हम कब तक सरवाइव कर सकेंगे? आप आज पाकिस्तान का कोई शोबा उठाकर देख लें, आपको उसमें से ताफुन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अदालत से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से ऐवान सदर तक मुल्क का हर इदारा जवाल पजीर है क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। हम मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दे रहे, लिहाजा हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। हम सब बस दिन गुजार रहे हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि आप प्लीज आंखें खोलें, अकल को हाथ मारें। दुनिया की कोई गाड़ी 2 मुखालिफ इंजनों और 2 नाराज ड्राइवरों से नहीं चल सकती। आप अब भी किसी एक ड्राइवर का तायुन कर लें। आप खा इमरान खान को ही चैंपियन मान लें, लेकिन आप इसे काम करने दें। यह भी अगर सारा दिन अपोजिशन से लड़ता रहेगा और अपोजिशन भी सिलेक्टर करती रहेगी तो मुल्क कैसे चलेगा? आप ये जहन में रखें कि मशरकी पाकिस्तान बड़ा सूबा था। 1971 में उससे आवाज उठी तो मुल्क टूट गया था। आज पंजाब बड़ा सूबा है और आज इसके हर जलसे में मशरकी पाकिस्तान जैसे खौफनाक नारे लग रहे हैं। क्या हम 2021 में एक और 1971 करना चाहते हैं? क्या हम तारीख के पैबंद पर एक और पैबंद लगाना चाहते हैं? क्या हमारा मकसद यही है? अगर हां तो फिर वेल डन, हम माशाल्लाह कामयाबी के बहुत करीब हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप इस वीडियो में की गई तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ निगहबान।